जी कुणाल भाई। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, कुणाल शराबी। ईश्वर की कृपा, हाय कुणाल भाई। परिवार, फेलोशिप। हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को नमस्कार। ईश्वर की कृपा, परिवार, फेलोशिप, स्पॉन्सर और आप सभी की मदद से आज के दिन शराब से पहले जहरीले दूध से दूर हूँ दोस्तों। अच्छा जीवन जी रहा हूँ और खुश हूँ यार। बहुत बहुत धन्यवाद पायोनियर ग्रुप का कि मुझे फिर से अपने जीवन को जीने का मौका दिया है, आंखों के सामने लाने का मौका दिया। क्योंकि जो संदीप भाई का मेरे पास मैसेज था और मैंने उन्हीं से पूछा था कि मुझे आप टॉपिक बता दें। और उस दिन रात को मैं अपना कुछ इन्वेंट्री ले रहा था और सडनली मैंने एक चीज पाई कि यार एक वजह ऐसी है जिसके लिए अब मेरे अंदर वो डर नहीं आ रहा जो पहले भी आ रहा। और मुझे लगा कि शायद यही वो डायरेक्शन है मेरी हायर पावर का कि मुझे अपने इस डर को किस तरह से मैं पहले जी रहा था और किस तरह से मैं उससे बाहर निकला, अपने आप को वापस से याद दिलाऊं। सो एक बार फिर से पायोनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सेवा का मौका दिया और अपने आप को और जानने का, बेहतर जानने का मौका दिया। दोस्तों, टॉपिक है मेरा फियर या डर या भय जिसे हम कहते हैं। टॉपिक के साथ साथ मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। 23 साल का मेरा शराबी जीवन रहा और जिसमें 1997 में पहली बार खुद जाकर अपने पसंद का बियर सेलेक्ट करना, लाना घर पे, उसको पीना और उसके दिन से मेरी शुरुआत हो गई। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को शराब ने दी है। तोहफे मानता हूँ मैं शराब के उनको, और उन तोहफे में से एक था 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक। 2013 में मेरी वाइफ मेरी बेटी को लेके जा चुकी थी और फाइनली 2023 में मेरा डिवोर्स हो चुका था। 2018 में सुसाइड अटेम्प्ट, उससे पहले का एक सुसाइड अटेम्प्ट और 2018 में एक सीवियर सुसाइड अटेम्प्ट जिसमें कुछ 8 दिन वेंटिलेटर पे था और करीब करीब 1.5 महीना आईसीयू में एडमिट था। और उसके बाद 4 महीने तक गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी, बैठी बैठी आवाज आती थी। और उसके साथ साथ एक और तोहफा दिया, और मेरे कई एक्सीडेंट हुए शराब के दौरान और उसकी वजह से घुटनों में लिगामेंट का इशू, पैर में वेरिकोवेंस का प्रॉब्लम, ये तमाम तोहफे शराब ने मुझे दिए। इन तोहफों के साथ साथ एक जो चीज शराब ने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से दी थी वो था डर, फियर। ऐसा नहीं था कि डर मेरी जिंदगी में पहले नहीं था, मेरा और डर का चोली दामन वाला साथ रहा है। और बचपन से वो डर मेरे साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। और बचपन से ही मेरी झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत थी और वो अपने आप को पकड़े ना जाने का वो डर शुरुआत से ही, उस झूठ को ना पकड़े जाने की डर की वजह से और झूठ बोलना और उस तरह से चीजें बढ़ाते जाना। बड़ी मेरे जैसे बच्चे के दिमाग में जो चीजें चलती थी कि यार पढ़ाई तो की नहीं है, खेल कूद ज्यादा कर लिया है, पिताजी वापस आएंगे ऑफिस से घर पे और जब मेरी माँ उन कंप्लेन करेगी तो शायद हो सकता है एक आध लपड़ पड़ जाए, एक आध सुताई हो जाए, उसका डर मेरे अंदर का डर है। और उससे बड़ा एक सबसे बड़ा डर मेरे अंदर हमेशा से रहता था कि यार मेरी बड़ी बहन को है ना कहीं अच्छे नंबर ना मिल जाए, वो अच्छे नंबरों से पास ना हो जाए। वो अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी तो सुताई मेरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे नंबर तो ऑब्वियसली कम ही आने थे। तो वो भी एक डर मेरे अंदर बड़ा रहता था। और उसके अलावा कई छोटे छोटे ऐसे डर थे जिनके साथ मैं जीता था। अंधेरे से जो यूजुअली सारे बच्चों को लगता है, मुझे भी डर लगता था। साथ में मुझे एक डर और लगता था, क्योंकि तीसरी क्लास में जब मैं था, थर्ड स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब पहली बार मैंने सिगरेट पी थी, तो घर वालों को स्मेल ना आ जाए, है ना। उसके बाद मैं कई बार चौकीदार की बीड़ियां चुरा चुरा के पीता रहता था, वो पता ना चल जाए लोगों को, उसका डर था। और मेरा एक बचपन से ही मैं बड़ा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा रहा हूँ, थोड़ा सा शर्मीला टाइप का बच्चा रहा हूँ। और लोगों के बीच में या मैं जाता था, और मेरी जो परवरिश हुई है वो मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर भोपाल और उसके बाद कई छोटे छोटे शहर, क्योंकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और उनके अलग अलग जगह ट्रांसफर होते थे, वहां हुई। तो स्कूल मेरे मोस्टली हिंदी मीडियम होते थे और कोई मुझसे अंग्रेजी में कुछ ना पूछ ले, ये वो एक छोटे बच्चे के अंदर के डर थे सारे, जो 5th 6th या 7th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। उस टाइम 8 में होता था कि यार ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये पूछ तो नहीं लेंगे। और उस डर की वजह से मैं अपने आप को कभी कुछ बोलता नहीं था, मैं जानबूझ के किसी से घुलता मिलता नहीं था, मैं अपने कोने में बैठ जाता था यार कि कोई पूछ लेगा तो तमाम लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बचपन से ही ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी यार। और ये ऐसा नहीं था कि चीजें जल्दी खत्म हो गई,
मेरी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ जब आई तो वहां पे मुझे ये समझ में आया कि यार मैं आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाता हूँ। यार मेरे साथ ये समस्या है थोड़ी। लोग जिस तरह से हंसी मजाक कर लेते हैं मैं उस तरह से नहीं कर पाता हूँ। और वो एक डर मेरे अंदर सताने लगा कि यार कैसे मैं लोगों के बीच में जुड़ूं, कैसे लोग मुझे तवज्जो दें, कैसे लोग मुझे वो इम्पोर्टेंस दें, कैसे उन लोगों का हिस्सा बन के चलूं यार कि वो मुझे भी जाने। और इसकी वजह से मैं कई बार कई ऐसी हरकतें करता था जिसकी वजह से हंसी का पात्र बनता था। और उसके बाद का डर कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठुकराए जाने का डर मेरे अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता था। दोस्तों ये बहुत छोटी, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी कोई ज्यादा नहीं रही है, बड़ी छोटी सी रिकवरी जर्नी है मेरी। और उस जर्नी में ना तो मैंने ऐसा कोई ज्यादा लिटरेचर पढ़ा है, हाँ स्पॉन्सर है मेरे साथ में और उनकी मदद से कदमों के ऊपर काम जरूर कर रहा हूँ। पर ये डर एक ऐसा चीज था जिसका शराब मेरे जीवन में आने से पहले, शराब आने के बाद, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म चालू होने के बाद और आज शराब मुक्त जीवन जीने पर भी इससे मेरा छुटकारा नहीं मिला है। कहीं ना कहीं आज भी ये चीजें मेरे अंदर आती हैं, लेकिन मदद मिलती है आप लोगों के बताए तरीकों से। तो ये छोटे छोटे डर मेरे अंदर थे यार कि मुझे वो रिजेक्शन वाला डर बहुत ज्यादा सताता था कि यार मैं ठुकरा तो नहीं दिया जाऊंगा। और ये हुआ भी था मेरे साथ। मैं शादी के लिए घर वालों लड़कियां सजेस्ट कर रहे थे और मैं जाता था देखने। और चूंकि शराब मेरी चालू हो चुकी थी उस टाइम और बाकी दूसरे धूम्रपान वगैरह भी चीजें चालू हो चुकी थी। और एक भाई अभी शेयर कर रहे थे कि वो एक परिवार, एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं उसी कास्ट से बिलोंग करता था और मेरे घर में मांस मच्छी ये सारी चीजें, कुछ भी चीजें अलाउड नहीं थी, ना ही कभी खानदान में किसी ने किया था। ये भी चीजें मेरी चालू हो चुकी थी वहां पे। और पसंद आती थी मुझे लड़कियां, उनकी बातों से लगता था कि शायद वो भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद दो दो तीन तीन महीने तक कोई जवाब नहीं आते थे। तो वहां एक अंदर एहसास होने लगा कि यार हर जगह से मैं रिजेक्ट होता जा रहा हूँ, कहानी क्या हो रही है। वो एक डर सताने लगा। अब मुझे डर लगने लगा जब मुझे कभी भी घर वाले बोलते थे कि यार फला जगह पे या उस जगह पे लड़की देखने जाना है, तो मुझे डर लगता था अंदर। और यही डर के चलते मैंने कहा यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने जिनसे मेरी शादी हुई उनको जब मैं देखने गया था और उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, वो भी मेरे अंदर के डर को दूर करने के लिए। मैं जानना चाहता था कि इनका कैसा रिएक्शन आएगा चीजों को लेकर। सीधा सीधा ये नहीं बताया कि भाई मैं सुट्टेबाज हूँ या मैं दारू पीता हूँ या मैं नॉनवेज खाता हूँ। मैंने सिंपल ये बताया कि मैं एक पार्टी एनिमल हूँ, मुझे पार्टियों का बड़ा शौक है, आपको क्या लगता है। उन्होंने सहजता से उसको हाँ कर दिया और मुझे लगा कि चलो ये वो जगह है जहां पर मैं मुझे अस्वीकार नहीं किया गया। इस तरह से वो मेरे एक रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा डर मेरे साथ काम कर रहा था, मेरे फेल्यूर्स का। या आज मैं पलट के देख पाता हूँ यार, मेरा 17 साल का कॉर्पोरेट लाइफ रहा है जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, मल्टीनेशनल्स के साथ मैंने काम किया है। और उन 17 सालों में मैंने 8 कंपनियां चेंज की। 8 कंपनी में से केवल 2 जगह ऐसी थी जहां पे मैंने अपनी इच्छा से रिजाइन किया था। ये आज मैं देख पाता हूँ बहुत क्लियरली। बाकी सब जगह से मुझे या तो निकाला गया था, भगाया गया था, या 3 महीने की एक साथ सैलरी देके हटा दिया गया था। तो ये एक फेल्यूअर का डर जो मेरे अंदर था कि यार असफलता तो नहीं आ जाएगी लाइफ में कहीं। और इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल था यार, मतलब मैं, ये वो समय था जब शराब जीवन में नहीं आई थी मेरे। और उस टाइम मैं उस टाइम इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए आपको एक एग्जाम पीईटी या पीएमटी देना पड़ती थी। क्योंकि मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट था और मैंने पीईटी का वो एग्जाम दिया था। क्योंकि मेरे फादर और घर में बाकी सभी लोग या तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, पिताजी का ग्रुप भी वैसा रहा है, उनके बच्चे भी बन रहे थे। तो एक अंदर बड़ा फियर था कि यार इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए ना, ये जो इंजीनियर्स वाली कम्युनिटी है इसका हिस्सा बनने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मैंने वो पीईटी दिया, एग्जाम दिया और उसमें मेरे को -7% मार्क्स आए। उस टाइम माइनस मार्क्स ही चलती थी यार। और वहां से वो फियर मेरे अंदर चालू हुआ, अब आगे क्या, मेरे करियर का क्या होगा। ये लोग तो मेरे को बेइज्जती करने लगेंगे। मुझे घर से बोला गया कि भैया तू सब्जेक्ट चेंज कर ले, तू कॉमर्स ले ले। और मुझे एक अंदर से हीन भावना आने लगी, एक डर लगने लगा कि अब लोग मुझे और स्वीकार नहीं करेंगे, वो मुझे ठुकरा देंगे, वो मुझे साथ रखना नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं इस स्ट्रीम में नहीं गया, मैं इंजीनियरिंग लाइन में नहीं गया। तो ये डर बड़े लंबे समय तक चला। कॉर्पोरेट लाइफ जब मेरी चालू हुई तो नौकरी जाने का डर लगा मुझे।
इन सब के साथ साथ चूंकि बचपन से मेरा वो जीवन जो शर्मीला टाइप का था बिल्कुल, तो मुझे हर बार ये महसूस होता था कि यार मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लोग मुझे समझ नहीं पाते। इस बात का डर मेरे अंदर हमेशा सताता था कि यार मैं कैसे बोलूंगा, कैसे नहीं बोलूंगा। ये चीजें मोस्टली हुई जब शादी से पहले मेरे जो अफेयर्स थे वहां पे, जिनसे मैं शादी करना चाहता था या जिससे मैं शादी करना चाहता था, उनके लिए अपने पेरेंट्स को बताने के अंदर की डर कि कैसे बताऊंगा, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा। ये सारी चीजें बचपन से मेरे साथ चली आ रही थी यार। और इसमें बहुत बाद में शराब मेरे साथ जुड़ी। शराब जब मेरे साथ जुड़ गई, वो सोशल अल्कोहलिज्म वाला जो पार्ट बोलते हैं, सोशल लाइफ जो मेरी रहती है, या जिसे हम एक्टिव अल्कोहलिज्म बोलते हैं, जहां मेरा नशा चालू था शराब के साथ साथ। हालांकि दूसरे नशे भी मेरी लाइफ में आए, मदर एडिक्शन मेरा अल्कोहल रहा है और बाकी दूसरे एडिक्शन भी रहे हैं। सो जब ये मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म चालू हुआ तो सबसे बड़ा मेरे अंदर डर जो था कि क्योंकि शादी हो चुकी थी और अब यहाँ पे वो डर सताने लगा था कि यार ये कहीं छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, ये रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे, है ना। ये जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो रिश्ते बन रहे हैं, जिन लोगों से मेरे रिश्ते बन रहे हैं, ये टूट तो नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा डर वहां पे मेरे साथ चालू हुआ था इनसिक्योरिटीज का। मेरा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म 2013 में चालू हुआ, जब मेरी वाइफ मेरी बेटी को लेकर जा चुके थे। उसके बाद से मेरा वो मतलब वो जो दिन रात का शराबी होता है वो बन गया था। उसके पहले भी मैं शराब धुआंधार ही पीता था, मैं कभी कम शराब नहीं पीता, है ना। मैं काफी लंबे समय से डेली शराब पी रहा था। हाँ, काम को प्रायोरिटी पे रखता था, शराब को समय पर दिन बिना शराब के मेरा खत्म नहीं होता। लेकिन उससे पहले सारा काम निपटाता था और उसके बाद जब भी समय मिले, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन मैं शराब पी के ही सोने जाता। तो ये मेरा चल रहा था सिलसिला उस टाइम भी। और उस टाइम भी चीजें थी कि यार ये सैलरी इतनी कम है, आधी सैलरी में कैसे काम चलेगा, बीवी की अलग डिमांड है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटी मेरी हो चुकी थी उस टाइम और स्कूल में भर्ती कराना है, ये सारी चीजें कराना है। और मैंने बड़े बहाने बना देता था उस टाइम, है ना। मैं, क्योंकि मेरी उधारियां ज्यादा होती थी बार्स में, बार में लगातार रेगुलर जाना, और मार्केटिंग वाला बंदा था, सेल्स वाला बंदा था, लपेटने में एक्सपर्ट था, लोगों को लपेट लेता था, बार टेंडर्स को लपेट लेता था और उनसे उधारियां ले लेता था। उधारियां चुकाना, तो मैंने कहा यार बचेगा क्या। मतलब कुल मिला के मैं जो नौकरियां भी बदल रहा था, जहां से मुझे निकाला जा रहा था, और नई नौकरियां भी मैं जो ढूंढ रहा था, उसमें मेरा मेन कैलकुलेशन ये रहता था कि बाबा यार दिन का 500, 700 या 1000 रुपए का तो अपना दारू सिगरेट का खर्चा है, उसके अलावा भी और भी तो पैसा चाहिए। गाड़ी चलेगी, पेट्रोल जाएगा, डीजल जाएगा उसमें, और अपन घूमने भी जाएंगे, अपन डिनर करने भी जाएंगे, ये तमाम चीजें, घर का रेंट भरना, तो पैसा तो चाहिए। तो वो एक फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी का डर शुरुआत से ही मेरे अंदर रहा चीजों को लेकर। हालांकि उसमें मेरे पेरेंट्स के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रही, उन्होंने ही सारी चीजें न बहुत संभाली। इतने 17 साल के कॉर्पोरेट करियर में, जहाँ पे आखिरी आखिरी दिनों में, जहाँ मेरी सैलरी 1 लाख से प्लस थी और बहुत सारी फैसिलिटीज कंपनी ने दे रखी थी, लेकिन उसके बाद भी सेविंग के नाम पे आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एक कार के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो उस दौरान भी मेरा मैक्सिमम खर्चा जो होता था मेरा इसी में होता था। लेकिन फिर भी ये डर बहुत ज्यादा था मेरे अंदर यार, कि किसी तरह से ये चीजें निकल जाए, किसी तरह से मेरा पैसा खूब सारा मिल जाए, मुझे कोई रुपयों से भरा हुआ बैग मिल जाए, ताकि इन डरों से मेरा छुटकारा पा जाए। शराब मेरी ऑलमोस्ट रोज होती थी, और क्योंकि मार्केट में रहने वाला बंदा था, सेल्स वाला बंदा था, लोग जानते थे, तो वहां एक अपनी इज्जत खो जाने का भी एक बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। कहीं लोग मुझे ये तो नहीं बोलना चालू कर देंगे कि बहुत ज्यादा शराब पीता है, क्या मेरे मुंह से सुबह स्मेल तो नहीं आ रही है। सुबह उठते से दिन 2-3 बार ब्रश करना, माउथ वॉश से कुल्ले करना, सुबह सुबह नाश्ते में प्याज खा लेना यार, ये बहुत पुरानी आदतें रही है मेरी, ताकि वो मेरी अगर ज्यादा पिए तो उसका मेरा वो स्मेल ना आए चीजों को। ये सारी चीजें मेरे साथ चलती रहती थी कि यार लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे ना, मुझे वो नहीं बोले कि यार ये तो रोज शराब पीता है, ऐसा ना बोले। मेरे पास हर बार अच्छे अच्छे रीजंस रहने चाहिए कि मैं अपने शराब को जस्टिफाई कर दूं। और सेल्स वाले के पास हर बार रीजंस रहते हैं कि यार आज डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना था, आज वो फला डीलर के साथ बैठना था, उससे ऑर्डर लेना था, इसलिए दारू पी ली। आज क्लोजिंग चल रही है, उसकी वजह से ले लिया। अरे यार आज बहुत थक गया था यार, टूर बहुत हो गया, इसलिए रिलैक्स करने के लिए दारू पी ली। और कुछ ना मिला तो यार वो बीबी चिक चिक कर रही थी, इसलिए बाहर आके दारू पी। तो हर जगह मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया, लेकिन बेसिकली मैं अपने इस फियर से, अपने इस डर से
भाग रहा था कि लोग मुझे ये ना समझने लगे कि मैं साला बेवड़ा बन गया हूँ यार, मैं अल्कोहलिक बन गया हूँ। इन सारे डरों के साथ एक सबसे बड़ा डर जो मेरे साथ शुरुआत से काम कर रहा था, जिस दिन से शराब मेरे हाथ में आई थी, कि मैं खुद का मेरा कहीं भेद ना खुल जाए। मेरे घर वालों को डाउट था मेरे ऊपर कि मैं शराब पीता हूँ। मेरे घर वालों को कंफर्म तो था कि ये सिगरेट पीता है, लेकिन मैं घर पे नहीं पीता था कभी। और उनको नॉनवेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ों की मनाही भी है, मना भी किया जाता है, और चीज़ें अलाउड भी नहीं रहती और ना ही होती है। सो वो डर था मेरे अंदर कि यार ये सारी चीज़ें अगर घर वालों को पता चल गई, इसके अलावा मेरी जुए की आदतें, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ये सारी चीज़ें अगर सामने बाहर आ गई तो क्या होगा। और इसी दौरान एक घटना घटी दोस्तों मेरे साथ 2010 में। मैं भोपाल से ग्वालियर ट्रेवल कर रहा था और ट्रेन के बीच में मुझे सीने में भयंकर दर्द हुआ। मैं ग्वालियर उतरा तब तक वो दर्द थोड़ा सेटल हो चुका था। एक मेरे मित्र का बर्थडे था, रात को 4 बजे तक दारू पी। सुबह सुबह वापस वो चेस्ट पेन हुआ और मैं बाइक के पीछे बैठ के किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में जब उन्होंने चेक किया तो वो कार्डियक अरेस्ट था मुझे, और मुझे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। और सारी उपचार करने के बाद उन्होंने मेरी हिस्ट्री लेना चालू की। अब यहाँ मेरे अंदर का नया डर कि यार हिस्ट्री डॉक्टर को तो बता दूंगा, पर इसने घर वालों को बता दिया तो मेरे सारे ही भेद खुल जाएंगे कि मैं तो साला रोज बेवड़ा शराब पीता हूँ यार। मैं तो 2-2, 3-3 डब्बे सिगरेट के खाली कर जाता हूँ। मेरे खाने के तो कोई ऐसे पते ही नहीं रहते। मेरे परिवार बोलता है सात्विक भोजन करने का, और मैं तो पता नहीं क्या क्या खाता रहता हूँ। फिर बीवी को यह ना पता चल जाए, उसको बता रखा है कि इतना ही करता हूँ या ये करता हूँ, उसको ना पता चल जाए। उसको पता चलेगा तो घर वाले और बीवी की आपस में बातचीत ना हो जाए। और इस दौरान जब वाइफ बाद में गई मुझे छोड़ के, तब भी ये डर मेरे अंदर था कि यार ये छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं हो कि मेरे वो कांड बता दे। मेरे मोबाइल में वो जो आई लव यू वाले मैसेजेस उसने देखे हैं, जो मेरी वो गर्लफ्रेंड्स ने भेजे हैं या जिनको मैंने भेजा है फेसबुक के मैसेंजर में, उनके खुलासा कहीं वो मेरे माँ बाप से न कर दे। ये सारे डर मेरे अंदर फंसे हुए थे बुरी तरह से, निकाल नहीं पा रहा था इन चीजों को मैंने। और इस दौरान फिर मेरी जब वो वाइफ मेरी डॉटर को लेकर चली गई, तो मेरा वहां से सुबह से शाम का शराब चालू हुआ। मैं घर से केवल शराब पीने के लिए निकलता। नौकरी मैं छोड़ चुका था। छोड़ा क्या था, मुझे निकाल ही दिया गया था। मैं हर बार ये सोचता था कि मैंने छोड़ी है, पर मैं कहानियां ऐसी बनाता था, इतनी बेहतरीन कहानियां बनाता था अपने परिवार के सामने, बीवी के सामने और दूसरे दोस्तों के सामने, कि उनको ऐसा लगे कि नहीं यार ये कुणाल ने छोड़ी है। और उन्हीं कहानियों में मैं जीना चालू कर देता था यार। वो रच बस जाती थी कहानियां मेरे अंदर इतनी कि रात को भरी नींद में से भी उठा के मेरे से पूछोगे ना, कुणाल तूने वो कंपनी क्यों छोड़ी, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये वजह थी, और उस वजह में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से मैं झूठ बोलता था। तो एक डर वो भी था कि यार ये तमाम चीजें पता ना चल जाए लोगों को यार कि मेरे को निकाला गया है हर जगह से, है ना। तो ये सारी चीजों के चलते चलते अब मेरा ये जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म चालू हो गया, तो जहाँ पे मैं दिन रात का शराबी बन चुका था। घर से मेरा निकलने का सिर्फ ये वजह थी कि मुझे शराब पीने जाना होता था, इसके अलावा मैं नहीं जाता। अब मेरे सामने एक नया डर आ गया था। नौकरी थी नहीं, बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था। दारू का जुगाड़ कैसे करूंगा, शराब न मिलने का डर। आज घर वालों ने पैसे नहीं दिए, आज कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा जिससे उधार मांग सकूं, आज कहीं से कुछ नहीं हुआ, क्या करूंगा कैसे करूंगा। और इस डर में घूमता घूमता अगर कोई मेरा पुराना दोस्त मुझे नजर आ जाता था तो उसके साथ चिपक जाता था मैं, किसी तरह से शराब पिला दे मुझे। ये डर सुबह तो मेरे अंदर गिल्ट आता था कि यार रात को इतनी ज्यादा क्यों पी। सुबह का गिल्ट रहता था और ये तय करता था मैं कि यार आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही घड़ी 12 के बाद का समय गिनाना चालू करती थी और मेरी घंटियां बजना चालू कर दी, वो डर मेरे को सताने लगता था कि आज मुझे शराब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये डर इतना चरम पे जा चुका था, शराब मेरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो जो होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी बोला गया है, वो स्टेट मेरी आ चुकी थी। वो मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था पे मैं पहुंच चुका था। वजन तो मेरा नहीं गिर रहा था, लेकिन बाकी समस्याएं मेरे साथ हो रही थी। तो वहां पे एक डर और पैदा हुआ मेरे कि यार क्या यही मेरा जीवन है, क्या इसी तरह से मुझे जीवन जीना है, कब सुधरेगी मेरी किस्मत, मैंने क्या गलतियां ऐसी कर दी। वो फियर चालू हुआ, भगवान का डर कि ऐसी क्या गलतियां कर दी जो इतना नरक मुझे यहाँ भोगना पड़ रहा है। कई बार ख्याल आया कि मर जाऊं यार,
वहां भी डर आ रहा था मेरे अंदर, यार मर जाऊंगा तो डर, मेरे घर वालों का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा साला। मैं दिन रात दारू में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मरने की बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने आप को सुसाइड के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे डर आ रहा है कि यार मेरे माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा। कहीं भी किसी भी हालत में ये डर मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहता था यार। मैं ज्यादा शराब पी के आता था, और मेरे घर में जब मेरे को हार्ट अटैक आया था, तो उस टाइम मेरे को कुछ इंजेक्टेबल्स दिए गए थे जो पेट में लगते थे। वो खाली इंजेक्शन पड़े रहते थे, तो मैं अपने आप को मारने के लिए ना, मैं क्या करता था कि यार 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसी है, हार्ट अटैक आ चुका है, वापस से हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या है कि घर वालों को पैसा मिल जाएगा ताकि उनको तकलीफ नहीं होगी। तो मैं सुसाइड इस तरीके से करता हूँ। तो मैं कई बार वो खाली इंजेक्शन अपने हाथ में फंसा के दबाता रहता। सुबह उठ जाता था, वापस फिर देखता था यार कुछ भी नहीं हुआ ये तो। फिर घर वालों का चेहरा नजर आता, वो दिखते तो रोना आ जाता कि यार अच्छा हुआ नहीं किया यार, इनका कौन ध्यान रखेगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, वो मेरी तस्वीर के आगे कितना रोएंगे, कैसे चीजें संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये सारे डर मेरे अंदर सताने लगे यार। मैंने तो कर क्या रहा हूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाऊं, कैसे निकलूं बाहर इनसे। और इन सब के बाद जो एक नया डर और पैदा हुआ, अपने रूम में अकेले पड़े रहने का डर। मेरे को पता नहीं है ना कौन सा कीड़ा मेरे अंदर घुस जाता था जब भी मैं शराब पीता था। और ये मेरे काउंसलर भी बोला करते थे मुझे, ट्रीटमेंट सेंटर में जाना गया, बोले बेवड़े के अंदर 3 टाइप के कीड़े होते हैं, एक रहमानी, सुलेमानी और मनमानी। तो पता नहीं कौन सा कीड़ा मेरे अंदर घुसता था और मेरे को भटकने की आदत थी। या तो मैं भटकता था, या मैं फिर सेक्स की तरफ दौड़ जाता था। या तो मुझे किसी को कॉल करना है, बंदी मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं तो मैं फोन पे ही चालू हो जाता। और जब कोई नहीं मिलता था तो रूम में अकेले अकेले बैठकर रोता। कई बार ये हुआ है कि मैं रोते रोते ड्राइव करते हुए घर आया, समझ में नहीं आया रोना क्यों आ रहा है मुझे। वो इतना कदर, इस बुरी तरह से वो मेरे अंदर अकेलापन छा चुका था कि निकल नहीं पा रहा था चीजों से। और उस अकेलेपन से डर लगने लग गया था। उस अकेलेपन से भागने के लिए ज्यादा शराब पीना चालू कर कि यार घर में जाऊं और बेहोश होकर पड़ जाऊं, साला नींद ना खुले मेरी। सुबह उठता था तो मोबाइल देखने से डर लगता था, पता नहीं किसको कॉल किया होगा, याद ही नहीं रहता था कुछ। गाड़ी नीचे खड़ी है कि नहीं खड़ी, ठुकी तो नहीं है, कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ, व्हाट्सएप बिना मैसेज देके पूरा पूरा डिलीट, रिकॉर्डिंग्स पूरी डिलीट, सुनना ही नहीं किसी को। उन सारी चीजों से डर लगता था। पता है वो सुनूंगा तो गिल्ट आएगा, गिल्ट में रोना आएगा और डर लगेगा, मर भी नहीं पाऊंगा साला। फिर एक दिन वो आया जब ये सारे डर मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, और मैंने 1.5-2 बॉटल दारू पीने के बाद वो फाइनल सुसाइड अटेम्प्ट मारा। उससे पहले जो सुसाइड अटेम्प्ट मैंने किया था, हाथ पे कट लगाने का प्रयास, वो साला आधा कट लगा और खून इतना निकला कि फट गई देख के। मेरी माफी चाहूंगा शब्दों के लिए, डर लग गया मुझे एकदम से यार। दर्द भी हुआ, दारू उतर गई सारी मेरी, और कुछ ना कर पाए। वो पता नहीं कहाँ से पिताजी रूम में आ गए थे, उन्होंने देखा, बेचारे वो रो दिए। और मुझे लगा कि यार ये अच्छा डर इनके अंदर क्रिएट किया मैंने। 3-4 महीने मेरी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया बनी रही, लेकिन उनको भी समझ में आ गया। तो यहाँ थक हार के जब मैं खुद से परेशान हो चुका था, खुद से हार चुका था, इन डरों से घबरा चुका था, तो मैंने फाइनली सोचा भाई अब आर्या पार की लड़ाई बंद, अब कहानी खत्म। और वो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और उसके बाद भी ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से जिंदा बचा है। 4 महीने तक डर में रहा क्योंकि आवाज बैठ गई थी। गले में फूड पाइप डला हुआ था, छेद करके डाला था उन्होंने, उसकी वजह से वो आवाज बैठ गई थी। हैवी दवाइयां चल रही थी, डिप्रेशन की दवाइयां चल रही थी, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहे थे। बुरी तरह से डरा हुआ था कि यार अब वो, क्योंकि वो जो तकलीफ झेली थी मैंने, सुसाइड अटेम्प्ट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद से जो तकलीफ झेली थी, अब उस तकलीफ से डर लगने लगा। पर 4 महीने बाद वापस शराब मेरे जीवन में आ गई, और स्थितियां और बद से बदतर होती चली गई। फाइनली पहले लॉकडाउन के बाद मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट करा दिया गया। ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट करा दिया गया, खुशी भी हुई क्योंकि घर वालों से छुटकारा पाना चाहता था, पर वो उस बारे में सोच के डर लगता था, उस बारे में सोच के जीना, रोना आता था कि उनके बिना कैसे जीऊंगा, या वो मेरे बिना कैसे जिएंगे, इस पे ज्यादा मेरा फोकस रहता था। अरे यार अकेला लड़का हूँ, मर जाएगा तो वो कैसे जिएंगे, उम्र हो रही है उनकी, रोएंगे बेचारे, सिस्टर का क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी उसको। उस तकलीफ के बारे में सोच के मुझे डर लगता था।
रिहाब में आया, काउंसलर्स ने काम किया, इस दिल से आभार निकलता उन लोगों के लिए, मेरे जैसे अड़ियल अक्खड़ और इतने ईगो वाले ग्रैंडियोस शराबी को एहसास दिलाया उन्होंने जीने के बारे में। और जब वो एहसास हो गया, जो माना कि यहाँ मैं शक्तिहीन हूँ, और यही वो शराब थी जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी अस्त व्यस्तताएं आ गई हैं, तो उसके बाद एक नए डर ने मेरा जन्म लिया। ये डर भी थे लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, और ये नया डर था रिलैप्स होने का डर। हर सेशन में मुझे बताया जाता था कि अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आपका रिलैप्स होना तय है। सुबह उठते से अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आप रिलैप्स हो जाओगे। वहां पे ए मेंबर्स आते थे इंदौर के, शेयर अपने अनुभव आशा शक्ति बांटने के लिए। वो ये बताते थे जो रिलैप्स के जिनके अनुभव थे कि यार प्रार्थना नहीं की थी उस दिन, और मेरे अंदर ये डर इतना हावी होने लगा कि मैं रात को उड़ जाता था। मेरे को सपने आते थे रिलैप्स के, पसीने में तरबतर होके मैं रात में उड़ जाता था। मेरे साथ सोने वाले घबरा जाते थे, बोले इसको क्या हो गया। एक तो मेरे बारे में बता रखा था कि यार इसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका, तो उनको लगता था वापस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब मैंने मेरे काउंसलर्स को बताया जो खुद एक ए मेंबर हैं, उन्होंने मुझे सिंपली बोला, बोले कुणाल प्रार्थना। मैंने कहा सर प्रार्थना तो कर लूं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने ये बोला था कि सर मान लिया मैंने कि मैं शक्तिहीन हूं और शराब की वजह से ही मेरी आज ये हालत हुई है, अब आगे क्या करना है, तो बोर्ड पे एक पोस्टर लगा था, उन्होंने वो दूसरे कदम की तरफ मेरे को इशारा कर दिया है। बोले ये रहा, केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन अस कैन रीस्टोर अस टू सैनिटी। और जहां बात आई सैनिटी की, वहां मैं ठटक गया, अटक गया और वहीं रुक गया। मैंने कहा ना, मैंने ये ना हो पाएगा। बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम क्या, आपको क्या मैं पागल नजर आ रहा हूँ? आप लिख रहे हो दूसरे कदम में कि मुझे एक उच्च शक्ति की आवश्यकता है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करेगी। मैंने कहा आपको क्या पागल नजर आ रहा हूँ? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा इस पर, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ पावरलेस मान के। और जब उन्होंने बोला कि बोले ये प्रार्थना कर, मैंने कहा प्रार्थना में हे ईश्वर आता है, इंग्लिश वाले में भी गॉड आता है। बड़ा आसानी से उन्होंने मुझे बोल दिया, बोले हटा देना यार, नहीं मानता मत मान, बाकी की प्रार्थना कर ले। ये आइडिया कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट किया कि बाकी की प्रार्थना कर लूंगा। अब याद तो थी नहीं भाई प्रार्थना हो, आत्म शांति की प्रार्थना, सेरेनिटी प्रेयर, जिसके बारे में होस्ट पहले भी बात कर रहे थे। तो उसको लिख लिख के मैंने याद किया और बस उसको नियम बना लिया कि रोज सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले वो प्रार्थना करना बिना गॉड शब्द के, और सोने से पहले उसका आभार देना और अपनी प्रार्थना के साथ ये जोड़ना कि आज के दिन मुझे नशे से दूर रखिएगा। रात को धन्यवाद देना कि आज के दिन मुझे मेरी शराब से दूर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सो जाना। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, जो हमारे यहाँ एक स्लोगन है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। वो दिखावे के तौर पर करते ही करते मैं, वो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। ईश्वर शब्द बहुत बाद में आया उसमें, जब वो मेरा विश्वास पूरी तरह से उनके ऊपर बढ़ा चीज। तो ये सारी चीजें जो मेरे पास आई कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा। अब वहीं से मुझे जब मीटिंग में ले जाके इंट्रोड्यूस कराया गया, फिजिकल मीटिंग में ले जाके इंट्रोड्यूस कराया गया, और मैं फाइनली वहां से डिस्चार्ज हुआ। हालांकि वहीं मैंने काम का रिक्वेस्ट किया था, वहीं काम करना चालू कर दिया। मैं आज भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मेरे जैसे ही भाइयों की मदद करने का प्रयास करता हूँ एक दिन के हिसाब से। सो वहां पे जब मैं मीटिंग जाने लगा तो वहां का मेरे पास एक नया डर अंदर चालू हुआ यार मीटिंग्स में, कि यार ये मैं क्या शेयर करूंगा क्या नहीं करूंगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यार मैंने तो लिटरेचर ही नहीं पढ़ा, वो बिल स्टोरी की बात करते हैं, मैंने तो पढ़ी भी नहीं यार, मेरे को तो बिल डब्ल्यू का पूरा नाम भी नहीं पता, मैं क्या शेयर करूंगा यार, मैं कुछ पढ़ के जाऊंगा। या जिस दिन ऐसा होता था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, उस दिन मैं पीछे जाके बैठता था और मुंडी झुका के बैठता था कि यार वो चेयरपर्सन मुझे ना बोल दे कि कुणाल शेयर के लिए आ गया। तो ये अलग नया डर आने लगा था मेरे ऊपर कि यार मैं अगर कुछ ऐसा शेयर कर दूंगा जिसमें लिटरेचर का कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये पता नहीं बाकी मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये तो मेरे को बेवकूफ समझेंगे। क्योंकि यहाँ मेरे अंदर एक नया फियर डेवलप हो रहा था, अपने ईगो को संभाले रखने का, कि मैं रिलैक्स नहीं हो सकता।
मुझे रिलैक्स नहीं होना है किसी भी हालत में, और उसके लिए मुझे दिखावा करना है कि मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूं। और ये लंबे समय तक दिखावा रहा दोस्तों मेरे जीवन में। करीब करीब 16 या 17 महीने का ये मेरा ब्राइडल पीरियड रहा जहां पे मैं ये दिखावा करता था। मुझे डर लगता था कि यार ये कहीं मेरी शेयरिंग को जज तो नहीं कर लेंगे कि ये मैंने ऑनेस्ट शेयरिंग नहीं की है, ये मैंने कहानी बना दी है यहाँ पे। दूसरा, और इसके अलावा एक डर और कई बार आता था जब मैं मीटिंग जाके लौटता था या घर परिवार में कोई इनविटेशन आता था शादी ब्याह का, या सोशल मीडिया पे जब मैं देखता था किसी फ्रेंड का फोटो एंजॉय करता हुआ, तो मुझे समझ में आता था, मुझे लगता था यार क्या ये शराब के बिना मैं कर पाऊंगा। या मैं जब भी, एक घटना और थी दोस्तों इस दौरान कि मेरी बीच में हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे अगर अपने पिताजी से भी बात करनी होती थी तो मुझे एक क्वार्टर शराब पीनी पड़ती थी, उसके बाद ही मैं उनसे बात कर पाता था। या अपनी बात घर में कोई बोलना होती थी तो मेरे को अच्छी खासी शराब पीनी पड़ती थी, उसके बाद मैं ये बात कर पाता था। तो यहाँ एक चीज और मेरे सामने आई जब मैं मीटिंग में आना चालू हुआ कि यार मैं क्या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को बता पाऊंगा। पहले तो शराब में बता देता था बड़े अच्छे से, चौड़ा खड़ा होके अपने आप को घबराते हुए बिल्कुल बता दी मैंने सारी चीजें। अब कैसे करूंगा? तो यहाँ पे मुझे मदद दी आप लोगों ने यार, कि भाई पहली बात तो आप लोगों ने मुझे बोला कुणाल मीटिंग आता रहे, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। यहाँ शेयरिंग सुनने लगा मैं मेंबर्स की, और वहां पे सडनली मेरे अंदर डर चालू हुआ स्टेप 4 को लेकर, चौथे कदम का डर। मैं अपने बारे में बात करूंगा, मेरी बहुत ज्यादा डर लगता था मुझे चौथे कदम से, और मैंने एक समय पर सोच लिया था कि नहीं भाई मैं ना लेने वाला स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी, यार ये चौथा कदम में कौन बताएगा कैसे करेंगे, और उसके बाद अमेंड्स करना 9वें कदम में जाके कौन करेगा भाई, पब्लिक मारेगी मुझे। तो मैंने इतने इतने कांड कर रखे हैं, घर वालों से कैसे जाके बोलूंगा कि यार जब शराब नहीं पी रहा था तब से मेरी चोरी करने की आदत है, वो सामान मैंने घर वालों से कैसे बताऊंगा कि ये चीजें चुरा ली, कैसे बताऊंगा अपने जीजा को कि उनके बैंक अकाउंट से मैंने पैसा निकाल लिया, कैसे बताऊंगा कोविड में कि पिताजी को मैंने आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला ऑनलाइन पेमेंट के नाम लेके। तो ये सारे फियर मेरे अंदर आने लगे। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा स्टेप को। और जहां मेरे सवाल आते थे, मेरे ऑल टाइमर मुझे जवाब तो देते थे, साथ में बोलते थे कुणाल स्पॉन्सर ले लिया। वो स्पॉन्सर का डर लगने लगा मुझे, यार स्पॉन्सर लूंगा तो वो चौथा कदम करवाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। मैंने अगर उनको बता दिया खुल के कि मैंने ऐसे ऐसे कांड किए कि भाई मैं तो है ना बाथरूम के दरवाजे का होल देखकर अंदर जो भी नहा रहा उसको देखा करता था, ये मेरी आदत थी, ये सोच थी मेरी, और यहाँ पे शराब मेरे जीवन में नहीं आई थी। तो वो पूत के पांव पालने में जो दिखते हैं ना, जो एडिक्टिव पर्सनालिटी की बात की गई है, ये वो मेरे साथ कहानी थी। कल को इन्होंने किसी को बता दिया तो, या मुझे उस लड़की ने उस चौराहे पे चप्पल से मारा था ये किसी को पता चल गया तो कैसे पता, कैसे भरोसा करूंगा स्पॉन्सर के ऊपर। तो वो स्पॉन्सर के लिए भी मेरे अंदर वो डर आने लगा। और मुझे बड़े बाद में, क्योंकि ये बोला जाता है कि सबसे पहली अल्कोहलिक की, शराबी की जो सबसे पहली हायर पावर से मुलाकात होती है वो मीटिंग के माध्यम से होती है, फेलोशिप के माध्यम से होती है, वो ग्रुप्स के माध्यम से होती है। मेरा होम ग्रुप जो होप ग्रुप है, वहीं पे मुझे जाके वो एहसास हुआ। शुरुआत में लगा कि यार ये तो यही तो है जहां मेरी हायर पावर मिलती है। और जब ये धीरे धीरे विश्वास आगे बढ़ा तो फाइनली मुझे स्पॉन्सर मिले। मैंने अपने आप को उस डर के आगे भी आने के बाद भी प्रिपेयर किया। मुझे लगा यार ले लेते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कुणाल टाइम हो गया, स्पॉन्सर ले ले, स्पॉन्सर ले ले, टाइम हो गया। तो फाइनली 2800 मैंने कहा लेके रख लेते ना यार, काम किसको करना है। और वो ऐसे भी मैंने 6 महीने खराब कर दिए उसमें, मैंने नहीं लिया काम। मैंने कहा यार ले लिया ना, मेरे को तो स्पॉन्सर लेना था, मैंने ले लिया, अब आप फोन करो मेरे को, क्या करना क्या नहीं करना आपको गाइड करना। 6 महीने तक जब ये सिलसिला चला, एक दिन उन्होंने जब मुझे दो टूक बात करी, मतलब मेरे जैसे शराबी को जो समझ में आती है वो बातें साफ साफ की, और उन्होंने मेरे को पैम्पलेट पकड़ा दिया। बोले भाई ये पढ़, स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप, इसको पढ़, इसको समझ, क्या करना है ये तेरा काम है, मेरा नहीं है। मेरे पास तो और भी 2 स्पॉन्सीज हैं, मेरे पास मेरे स्पॉन्सर हैं, मदद तेरे को चाहिए। तो ये हुआ तो फिर एक और डर आया कि बोले यार ये अभी ऐसा कर रहे हैं तो आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, और कितना। अच्छा, एक बड़ा र्यूमर्स टाइप की फैलती है ना, एक बड़ी
अफवाहें फैलती है न्यू कमर्स के बीच में। जब दो न्यू कमर्स आपस में बातें करते हैं, अरे यार वो उसने स्पॉन्सर लिया और उसने क्या बहुत सारा लिखवाने को दिल दिया। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे स्पॉन्सर मेरे को लिखने को नहीं देंगे। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों शब्दों के लिए, लेकिन ये मेरी सोच थी उस टाइम। तो वो अलग अलग टाइप की बातें, क्योंकि ये बातें अगर ओल्ड टाइमर्स हम करते तो वहाँ पे एक डर भी था कि डांट लगेगी, या कुछ समझाएंगे, या प्यार से समझाएंगे, या शायद मजाक बनाएंगे। है ना, ये सारे जजमेंटल, क्योंकि वो ऑनेस्टी उस टाइम तक आई नहीं थी। ना मीटिंग के लिए आई थी, ना मीटिंग मेंबर्स के लिए आई थी, ना खुद के लिए आई थी। तो ये सारे थॉट्स मेरे अंदर रहते थे यार। लेकिन जब वो स्पॉन्सर मिले, उनके साथ कदमों पे काम करना चालू किया, तो ये धीरे धीरे चीजें निकलना चालू हुई। इस दौरान दोस्तों सर्विस में आने का मुझे मौका मिला, चीजें और समझ में आई। वहां ये चीजें समझ में आने लगी कि यार मेरे पास दो रास्ते हैं। एक जैसे सुधीर भैया ने स्टार्टिंग में बताया कि फियर मतलब फ्रस्ट्रेटेड ईगो, एंगर एंड रिजनमेंट। ये तो बड़ा सिंपल सा रास्ता था। दूसरा मेरे पास रास्ता था कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और भाग जाऊं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, फियर, FEAR। या दूसरा, मैं हर चीज को फेस करूं और रिकवरी को आगे। तो पता नहीं कहां से मुझे वो ईश्वर की कृपा मिली और मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना स्पॉन्सर के माध्यम से। वहां जाके मुझे चीजें समझ में आई है कि क्या है फियर, कैसा होता है, क्यों होते हैं। जो प्रोग्राम मुझे बताता है, जो आप लोगों की शेयरिंग से मुझे पता चला कि यार एक वास्तविक डर है मेरा, जिसे स्वाभाविक डर भी बोलते हैं, जो होता है मेरे अंदर, रियल फियर जिसे हम बोलते हैं। सांप दिखेगा तो डरता हूँ यार मैं, डर लगता है कि काट तो नहीं लेगा, मर तो नहीं जाऊंगा। दूसरा फियर मुझे यह है कि मुझे आज भी एक घटना घटी। मैं सुबह किसी काम से उज्जैन गया था और मैं रिटर्न में जब आ रहा था तो बीच हाईवे पे बैरिकेड्स लगे हुए थे और पुलिस चेकिंग चल रही थी। पता नहीं एकदम से मुझे डर लग गया चीजों को लेकर। ना मैंने शराब पी थी, ना मैं किसी और चीज में कर रहा था। मेरी गाड़ी के पेपर्स पूरे थे, सारी चीजें थी। हाँ, एक चीज जो ज्यादा थी वो थी मेरी गाड़ी की स्पीड। मैं 100 पे चला रहा था और वहां पे स्पीड लिमिट थी। तो वहां डर लगा। तो ये मेरा स्वाभाविक डर था, क्योंकि मैंने गलती की थी यार। मुझे बंद जगहों पर डर लगता है, जो बड़े सफोकेटेड जगह होती है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये मेरा नेचुरल फियर है, ये जरा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे साथ था वो था मेरा काल्पनिक भय, मेरा इमेजिनरी फियर, जो मेरे को डरा डरा के परेशान कर देता था। और उसके पीछे कोई किसी और का हाथ नहीं था यार, उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, और वो था मैं, कुणाल। सोच सोच के अभी बीच में कुछ ऐसे चीजें हुई। और मेरी मदर का नेचर थोड़ा सा अपफ्रंट है, वो बोल देती है, वो बोलते टाइम सोचती नहीं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा आज से हुआ, ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं पसंद आया। और आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुस्सा आया दिमाग में, और मैं निकल गया, घर से निकल गया। मैं 4 बजे करीब, और ले जाके गाड़ी सीधे मीटिंग प्लेस जो है हम लोगों की, वहां ले जाके पार्क कर दी। ग्रेस ऑफ गॉड वहां पे कुछ मेंबर्स पहले से मौजूद थे, वो भी किसी काम से आए थे, उधर ही थे, इसलिए जल्दी आ गए। उनसे बातचीत चालू हुई, मन थोड़ा सेटल हुआ, चीजें सही। और मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन चालू हो गया कि यार अब क्या है, इंडिपेंडेंट भी हो गया हूँ, पैसा भी वापस से कमाने लग गया हूँ। ये शराबी का दिमाग है, ये पिछले कुछ महीने पुरानी घटना है कि अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, पैसा भी है, बैंक में भी पैसा है, और बहुत हो गया है, तब तक सुनूंगा इनकी, अलग हो जाता हूँ। है ना, घर के पास में कोई किराए का ले लेता मकान, इनको जब जरूरत होगी तब फोन कर लेंगे, बुला लेंगे। और ये सोचने भर से मेरे अंदर डर आना चालू हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ रहे हैं उसके बारे में सोचा तो पता चला कि मेरे को ये डर लग रहा है कि यार उनका क्या हो गया। पापा गाड़ी चलाते हैं, किसी ने गाड़ी ठोक दिया, उन्होंने किसी को टच कर दिया, उनके साथ किसी ने बदतमीजी कर ली, तो क्या होगा, मैं कैसे फेस करूंगा। और इससे पिछले साल लास्ट ईयर मैं गुजरात में था, और वहां पे एक बड़ा ही विचित्र टाइप का भय मेरे अंदर आना चालू हुआ। वहां पे मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ, मैं रात को फ्री टाइम में मूवी देख रहा था, और बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ किसी सीन को लेके कि यार मेरे साथ अगर ऐसा हो गया, मैंने माँ बाप में से किसी को खो दिया, तो मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, किसको बुलाऊंगा, कहाँ क्या होगा, कैसे सारी व्यवस्था करूंगा, किसी एक को कैसे संभालूंगा, किसको फोन लगाऊंगा, किसको सबसे पहले मतलब एक कहां से कहानी चालू हुई, एक छोटा सा एक सीन आया और मेरी यहाँ पे वो काल्पनिकता मेरी चालू हो गई।
दोस्तों 2023 में मेरा डिवोर्स हुआ और मेरी बेटी वाइफ के साथ रहती है। आज वो नोएडा में पढ़ती है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके बारे में चालू हो गया। दिन में अच्छी खासी बात हुई, उससे मैसेज आया उसका और मैंने उसको रिप्लाई किया। आधा पौन घंटा व्हाट्सएप पे चैट चली, हमारी हंसी मजाक हुआ, और रात को मेरे अंदर फियर, यार ये अकेली नोएडा में रहती है, कितनी घटनाएं सुनने में आ रही हैं आजकल, कितनी चीजें आ रही हैं, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। जो आप लोगों ने सिखाया वो मैंने किया यार, स्पॉन्सर से मदद मांगी और उन्होंने वही जो मुझे कई बार बोल चुके थे वो, और वही चीज आज सुबह अभी जब मीटिंग की शुरुआत में हुई, जो हमारा हाउ इट वर्क्स चैप्टर है, ये कैसे असर करता है चैप्टर, उसका मैंने उनको बता दिया बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने मुझे बता दिया कि यार वो फियर लिखा हुआ है वहां पे, तू क्यों घुस रहा है इतना ज्यादा अंदर जाके, ये समस्या है मेरे साथ कि ये सारी चीजों में मैं सोचता हूँ। ओवर थिंकिंग की समस्या, और ओवर थिंकिंग हमेशा मुझे फियर की तरफ ही लेके जाती है। वहां जाके जब उनके साथ बैठ के चीजें पढ़ी, और तब एक चीज और बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई कि ये आने की वजह क्या थी। इस आने की वजह के पीछे, हर वजह के पीछे सिर्फ मैं ही था। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी जगह अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रही है तो मेरे अंदर फियर आना तय है, मेरे अंदर वो डर आना तय है। और इसमें सबसे बेहतरीन मदद करती है मेरी प्रार्थना। वो जो लाइनें कही गई है ना कि फियर को एविल बताया गया है यार हमारे इसमें, एंड वो एक ऐसा तंतु है जो गला हुआ तंतु बोला गया उसको यार, मतलब वो शरीर का गला हुआ तंतु जो पूरे मेरे अस्तित्व को तहस नहस कर डालता है। और ये लाइनें बहुत क्लियर लिखी हुई हैं, ये कैसे असर करता है चैप्टर में। और इसकी वजह से जब मेरे को चीजें समझ में आती है कि मैं अभी 9वें कदम तक नहीं पहुंचा हूँ, चीजों पे काम जारी है, और बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं यार कि कितना इम्पोर्टेंट है मेरा कदमों के ऊपर काम करना, कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं और मैं इरिटेटेड हो सकता हूँ। जो मेरा आरआईडी हिलता है ना, उसकी वजह रहती है। और उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर जो आज के दिन काम करता है, ऐसा नहीं है कि डर मेरे अंदर से खत्म हो गया दोस्तों। मैंने शुरुआत में कुछ दिन पहले बोला था कि मैं जब इन्वेंटरी ले रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज समझ में आई जिसका डर मेरे अंदर अब नहीं, और वो चीज थी, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। ये फियर पिछले 1.5 महीने तक मेरे अंदर बहुत बुरी तरह से घुसा हुआ था। दूसरों के लिए अपने आप को साबित करने का प्रयास करते जा रहा था, और वो उस टाइम आया, और वो क्यों मैं उस डर से बाहर निकल पाया ये भी मेरे को बहुत क्लियरली समझ में आया। मतलब ऐसा नहीं है कि फियर मेरी लाइफ में आज नहीं आता है, आज आता है, लेकिन मेरी एक्शंस को वो डिस्टर्ब नहीं करता है, मेरे जीवन को वो नियंत्रित नहीं करता। तो ये जो रीजन मुझे समझ में आया, ये बहुत क्लियर रीजन समझ में आया, जो हमारे यहाँ बोला जाता है फेथ ओवर फियर। क्या जब मेरा पूरी तरह से आज की डेट में विश्वास है तो पहले कदम पे कि मैं पावरलेस हूँ, मेरा दूसरे कदम पे एक हायर पावर में विश्वास है, और मैं बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर चुका हूँ कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, तो क्यों मैं अपना जीवन अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता हूँ। मेरा कदम तीसरा मुझे यही तो बता रहा है यार, स्थितियां, लोग, जगह मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मेरे अंदर डर आ रहा है, तो भाई क्यों चला रहा है, छोड़ देना उनको भगवान के ऊपर, छोड़ दे तेरी हायर पावर के ऊपर। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि ये डर मेरे अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि वापस से उन चीजों को रिवाइज करना चालू किया। वन डे एट ए टाइम का कार्यक्रम हमारा बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में मुझे 12 कदमों का अभ्यास ही करना है। वहाँ तीसरे कदम का मुझे समझ में आया कि यार ये सेल्फ विल और गॉड्स विल की वजह है जिसकी वजह से मेरे अंदर फियर आता है। वहाँ सातवें कदम पे मुझे समझ में आया कि यार ये मेरा बहुत बड़ा चारित्रिक दोष है, जो बचपन से, जो भले ही मैं पी रहा था, नहीं पी रहा था, और आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वहां मुझे स्टेप 11 से समझ में आया कि यार ये क्यों कॉन्शियस कॉन्टेक्ट की आवश्यकता है मुझे, क्यों सतत संपर्क मुझे बनाना जरूरी है। और वहां मुझे स्टेप 9 के बाद लिखे गए वायदों में समझ में आया कि लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाए। तो कुल मिला के सिंपल सी कहानी ये है कि ये फियर तो मेरे साथ चिपका हुआ है। अब ये चिपका है एक मत्स्य जैसा। अब या तो उस मत्स्य को मैं इग्नोर करके अपने फेथ को इतना बढ़ा लूं कि वो मत्सा मुझे दिखाई ना दे,
वो है ना हमारे मोबाइल में कैमरे में वो ब्यूटी फीचर नहीं होता, जब हम मोबाइल पे क्लिक करते हैं वो ब्यूटी फंक्शन ऑन कर देते हैं, सब अच्छा अच्छा चेहरा नजर आता है, बिल्कुल गोरा चिट्टा सा ऐसा। तो मैं क्यों अपने मोबाइल में अपनी लाइफ में वो ब्यूटी फीचर ऑन कर देता हूँ, मतलब मैं अपने फेस को क्यों नहीं बढ़ाता हूँ इतना ज्यादा, क्यों मुझे अपने आप को हर दिन याद दिलाने की जरूरत पड़ती। कुणाल वो है और वही कर रहा है, उसी की वजह से आज तुझे ये मौका मिला है कि तू पायनियर ग्रुप में अपने अनुभव साझा कर पा रहा है, उसी की वजह से तुझे ये मौका दिया गया है कि तू वापस से अपने बचपन से लेके आज तक की चीजों को वापस से याद करे। क्या तुझे मिला है, किस तरह से तुझे मिला है, उसकी अहमियत को तू समझे, उस आभार को तू समझे यार, तब जाके ये चीजें मेरे साथ काम करती हैं। नो डाउट इसमें बिना मीटिंग्स के कोई भी संभव नहीं था, बिना स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे ये बताया कि हायर पावर से मेरी मुलाकात कब कैसे कहाँ होगी, क्या तरीका है, क्या रास्ता है जहाँ चलना है, उससे पहले मीटिंग में जाके आप लोगों ने मुझे समझाया है, वो विश्वास मेरे अंदर आया है, वो जो लाइन है ना, विश्वास पैदा हुआ, केम टू बिलीव, तो वो आया मेरी फेलोशिप से आया। उससे पहले तो मैंने बिना गॉड के प्रेयर करना चालू रखा था, लेकिन उसके बाद जब वो विश्वास आया तो आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जानता हूं कि मेरी हायर पावर है, बहुत अच्छी तरह से मानता हूं, पूरी तरह से विश्वास करता हूं, सारी चीजें करता हूं। अब समस्या यह है कि मुझे मेरे जैसे शराबी को हर चीज को वन डे एट ए टाइम के हिसाब से रिपीट करते रहना पड़ेगा, तब जाके चीजें मेरे ऊपर काम करेंगी। तो आज जो टूल्स आप लोगों ने मुझे दिए ना यार, कि मैं प्रार्थना करूं, सत्सत विवेक बुद्धि की बात हम लोग करते हैं, वो प्रार्थना कितनी खूबसूरत सी प्रार्थना है। पहली लाइन में मुझे एहसास दिला देती कि बेटा तू कुछ भी नहीं है, हर चीज को स्वीकार कर ले, और जहां मैं उसके ऊपर आगे बढ़ता हूं तो वो हर चीज मेरे साथ सही हो जाती है। ना गुस्सा आता है, ना असंतुष्टि आती है, ना रिजनमेंट आता है, ना कोई और चीज आती है, और ना ही भय आता है, ना ही कोई फियर आता है। स्पॉन्सर के साथ काम कर ले, सतत संपर्क बनाए रहे, मीटिंग्स में रेगुलर जाए, सर्विस का हिस्सा बन ले, एक्सेप्टेंस लेके आ खुद के अंदर हर चीज के लिए, एक्सेप्ट पीपल प्लेस एंड सिचुएशन एज दे आर। जब मैं गुजरात जा रहा था तो मुझे इंदौर के एक ओल्ड टाइमर ने बोला था, बोले कुणाल ये चीज ध्यान रखना चाहिए, पहला एक्सेप्ट पीपल प्लेस सिचुएशन एज दे आर, एंड सेकेंड यू आर कंप्लीटली पावरलेस ओवर पीपल प्लेस एंड सिचुएशन। तो वो एक्सेप्टेंस के लिए मैं डेली काम करता हूँ क्या? और दूसरा सबसे बड़ी बात, क्या मैं किसी एक की मदद भी कर पाता हूँ क्या आज? तो कुल मिला के ये तीनों तरीके वही हैं जो बिल साहब ने हम सभी को बताए हैं कि यार किस तरह से मैं अपने दैनिक जीवन में 12 कदमों का अभ्यास कर सकता हूँ। और बड़ा सिंपल सा स्लोगन है वो, ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर्स। ट्रस्ट गॉड मतलब आज के दिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं और देने के बाद छोड़ दूं। भाई आप देख लो, आप ही देख रहे हो, अब से उससे लेके मेरी पैदाइश से लेके आज तक हर सांस को आप मेरी देख रहे हो, हर मेरे जज्बात को देख रहे हो, हर मेरे इमोशंस को आप समझते हो, मेरे दिमाग में क्या कचरा चल रहा है वो भी आपको पता है, तो आप देख लो। मेरा काम सिंपल है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे के छोड़ दूं उसको। अच्छा आए तो भी स्वीकार करूं, बुरा आए तो भी स्वीकार करूं, ना आए तो भी स्वीकार करूं। ये जो दूसरा वाला है ना, बुरा आए या ना आए, ये मेरी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस टाइम किस परिस्थिति में अपने आप को डाल के बैठा हूँ। रिजल्ट तो हर बार मेरे लिए अच्छा ही आता है, समय शुरुआत से लेके आखिरी तक मेरे लिए एक जैसा ही है। ये मेरा मेंटल इम्बैलेंस कितना चल रहा है, मैं कितना ऊपर नीचे हो रहा हूँ ना, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि मैं उस रिजल्ट को किस तरह से लेता हूँ। और सेकंड बोलता है क्लीन योर हाउस, तो आज के दिन मैं किसी का दिल ना दुखाऊं यार, किसी के दुख का कारण ना बनूं। और थर्ड मेरे को बहुत अच्छा बोलता है मदद करना, हेल्प अदर्स, किसी एक की मदद करती है। तो ये बड़ा सिंपल सा फलसफा है मेरे जीवन का कि अगर मेरे को 12 कदमों को अपने जीवन में एक दिन के हिसाब से प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देके मैं भूल जाऊं, आज के दिन किसी का दिल ना दुखाऊं, और आज के दिन यथासंभव किसी एक की तो मदद कर दूं यार, किसी भी तरह से मदद करूं, मैं मदद तो करूं। और जब इस पे चलता हूं तो यहाँ पे मेरा फियर कन्वर्ट हो जाता है फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। और वहां पे मैं धीरे धीरे एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, अपने आप को संभालते हुए, अपने रिश्तों को सुधारते हुए।
इन्वेंट्री लेता हूं तो वहां समझ में आता है कि आज वो डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि आज मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है किसी के सामने। आज वो डर नहीं है। मैंने एक बहुत डिफरेंट पैटर्न चूज किया अपने प्रोफेशन को लेकर। वो अभी मेरे शहर में इतना कॉमन पैटर्न नहीं है चीजों का, लेकिन आज वो रिजेक्शन का डर नहीं है। मुझे पता है कि इससे जो मेरा, जिस वजह से मैंने इस करियर को, इस चीज को चूज किया था, वो करियर का उद्देश्य पूरा होता है। एक जगह काम करके मैं बड़ा लिमिटेड लोगों के साथ बात कर पाता था, लेकिन अलग अलग जगह काम करता हूं तो मैं अलग अलग लोगों से और अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से मैसेज दे पाता हूं। सर्विस के कुछ डिसीजंस हैं अभी लेके जीएसओ के, वो जब भी होंगे क्लियर तब वो जीएसओ की बात है, तो उसमें मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं रही है। बट हाँ, समानता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस हमेशा से करता आया है। तो इस तरह से मैं अपने आप को रखता हूँ यार चीजों में। आज वो डर नहीं है यार कि कौन क्या बोलेगा कुणाल के बारे में, अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा, एटीट्यूड दिखाता है, ईगोस्टिक है, होगा यार। मैं जानता हूँ, मेरी हायर पावर जानती है कि मैं कैसा हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुणाल चीज क्या है। तो मुझे इसके अलावा और किसको बताना? मुझे सड़क पर चलते हुए लोगों को थोड़ी तो बताना है कि देखो मैं कितना सभ्य इंसान बन गया हूँ। सिटीजन अगेन वाला फैक्टर जरूर आ गया है, लेकिन वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे एक्शन में होना चाहिए। चीजों के लिए आभार है, पर वो एक्शन में होना जरूरी है। और ये सब तब आता है जब मैं आप लोगों के बीच एक दिन के हिसाब से बना रहता हूँ, आप लोगों को अपने कान खोलकर सुनता हूँ और सुन के सीधे दिल में उतारता हूँ। और वो दिल में उतरने के बाद एक्शन में आता है, उसमें दिमाग का रोल नहीं लगता। अंदर जो भी फंसा पड़ा, अंदर जो भी है, उसको ईमानदारी से शेयर करता हूँ। शेयरिंग में प्रयास ये करता हूँ कि यार किसी को आहत न करूं, अपने अनुभव साझा करूं ताकि अपने आप को बेहतर कर पाऊं। तो शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग बोला जाता है। शेयरिंग इज केयरिंग तो होता है, लेकिन शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग होता है। सबसे पहले मेरी शेयरिंग मेरी ही मदद करती है। तो मैं ये सोच के चीजें करूं यार। यहाँ पे भी आने के बाद मैं ये ना समझूं कि यार ठीक है भाई 6 साल होने वाले हैं यार, मजा आ गया। ऐसा नहीं है भाई। एक दिन वन डे ठीक है, एक फिगर अट्रैक्ट करता है, नो डाउट। अभी शुरुआत में भैया ने बोला ना कि 72 आवर्स, 72 घंटे, मैं भी सोचने में आ गया एकदम से। मेरा 72 घंटे यार, कहाँ 72 महीने की बात हो रही है, 72 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 7 घंटे भी दूर नहीं रह पाता था मैं शराब से। पर ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे हर बार बोला कुणाल कीप कमिंग बैक, इट वर्क इफ यू वर्क फॉर इट। ये काम करता है अगर मैं इसके लिए काम करूँ। ये आप लोगों ने सिखाया यार, ये टूल आप लोगों ने सिखाया। मेरे जैसा अल्कोहलिक जिसके दिमाग में इतने डर, इतने भ्रम, इतने भय और इतने तरह की चीजें थी, उसको एक डायरेक्शन दे दिया है। जो एक टाइम पे स्पॉन्सर लेना नहीं चाहता था, जो एक टाइम पे चौथे कदम से इतना डरता था, आज वो डर नहीं है। हर जगह मैं अपने झंडे गाड़ने का प्रयास करता था, आज वो इच्छाएं नहीं है, आज वो लालसाएं नहीं है। आज बस ये मिला है कि जो उद्देश्य मिला है जीवन का, जो पर्पस ऑफ लाइफ था, जो जीवन जीने का उद्देश्य था, जिसको मैं अपने शराबी जीवन में खो चुका था, आज वो उद्देश्य मुझे मिला है। आज तकलीफ नहीं होती दोस्तों जेब में पैसा है कि नहीं है, अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। ख्याल आते हैं, डर आते हैं, लेकिन तुरंत बिना मेरे किसी चीज को याद दिलाए मेरे दिमाग में अपने आप पीछे से वो प्रार्थना चालू हो जाती है, बैकअप में। इतना पावरफुल टूल आप लोगों ने मुझे दे दिया यार कि जीवन संवर गया मेरा। वो लाइन है ना, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, वही हालत मेरी है। आप लोग गले नहीं लगाते तो शायद क्या 100% यार वो फोटो तंग चुकी होती और उस हालत में होता कि बेचारे मेरे माँ बाप बोल भी नहीं पाते किसी को यार कि मरा कैसे लड़का हमारा। ये भी नहीं बोल पाते कि शराब ज्यादा पीता था इसलिए मर गया। वो जिस तरह से बोला जाता है ना, एक शराबी एक बवंडर की तरह होता है जो अपने साथ साथ आसपास की सारी चीजों को तहस नहस कर देता है, और एक शराबी के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसके पत्नी और बच्चे लगभग मानसिक रोगी बन जाते हैं। उसी तरह से अल्कोहलिक एनोनिमस में जब एक शराबी आ जाता है तो वो सारी चीजों को धीरे धीरे सुधारता चला जाता है। वो एक खूबसूरत सा खुशबू वाला परफ्यूम बन जाता है यार, जहां जाता है खुशबू फैलाता है।
और जिन लोगों को उन्होंने मानसिक रोगी बनाया था वो लोग धीरे धीरे रिकवर होते हैं। ये स्ट्रेंथ आप लोगों ने मुझे दी है, ये पावर आप लोगों ने मुझे दिया है, ये हायर पावर आप लोगों ने मुझे दी है, तभी तो चल पा रहा हूं एक दिन के हिसाब से। आज डर है, लेकिन वो डर हेल्दी फियर है। आज उन जगहों पे नहीं जाना है जहां पे शराब परोसी जाती है, कितने भी साल हो जाए। उन लोगों से मुझे दूर रहना है जब तक वो मुझसे मदद ना मांगे। मुझे यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यार। क्यों जरूरी है मेरा वहां जाना? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे बताई है, तो इस चीज के लिए डर रहता है यार। मेरे एक ओल्ड टाइमर ने मुझे सिखाया कि यार कुणाल, जब भी पानी पीता हूँ ना, वो उनको देखा मैंने, पानी की बोतल खोलते हैं अगर किसी और की तो पहले इनहेल करते हैं फिर पीते हैं। मैंने कहा यार कैसा कर रहे हो सर, मेरी बोतल है। बोले यार कुणाल किसी की भी हो, एक बार हो चुकी है। तो यहाँ से उन्होंने मुझे सिखा दिया यार कि भाई अब किसी और ने अगर पानी की बोतल दी है और डाउट हो रहा है तो बंद करके रख दे भाई, प्यासा नहीं मरने वाला था। ऐसी कोई अर्जेंसी रेगिस्तान में नहीं है कि बिना एक बूंद के मर जाएगा। क्यों जाना है मुझे अगर डाउट है वहां पर? क्यों मुझे इन्वॉल्व होना है? एक छोटा सा किस्सा है दोस्तों, कुछ 6-7 महीने पहले हुआ। मैंने पहले ही बताया 2023 में मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे थे उस टाइम, और उसे पता था मेरे शराबीपन और ये सारे रिहैबिलिटेशन और सारी चीजों के बारे में, और मुझे इतना टाइम हो गया सारी चीजों से। और पिछले कुछ टाइम पहले उसका मेरे पास फोन आया, और 31 की बात है आई थिंक, हाँ 31 या उसके अक्टूबर क्रिसमस की बात है। उसका फोन आया, कैसा है क्या है, मिलते हैं, घर पे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। अब उसने बोला घर पे आ जाओ, और मेरे जैसे अरमान जाग गया कि लड़की बुला रही है तो किस वजह से बुला रही है। और वहां पर उसने मेरे को साथ में बोला कि यार पार्टी रखी है। मैंने ठीक है आता हूँ। और मैं लगभग तैयार था शाम को 7 बजे निकलने के लिए, और उसका फोन आया, बोले कुणाल एक काम करना यार, वो एक ब्रांड बताया उसने, बोले उसका खंबा लेते हुए आना है। अब मैं 2 मिनट सोचा। एक जगह मुझे वो अरमान नजर आ रहे थे मेरे, है ना, जो मन में जो लड्डू फूटे हुए थे वो नजर आ रहे थे, और दूसरी तरफ उसने बोला कि वो खंबा लेते हुए आना। मैंने कहा यार कुछ पापा का अर्जेंट काम आ गया, मैं शायद ही आ पाऊंगा, अगर आया तो पहुंचता हूँ, तब तक तू अपनी व्यवस्था कर ले। ये मेरे मुंह से कैसे निकला, क्यों निकला, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में इस चीज का आभार जाके मैंने मीटिंग में दिया, और ये बोला कि आप लोगों की समझाइश थी, आप लोगों ने मुझे सिखाया है एक दिन के हिसाब से कि मुझे ये करना है। तो आज वो चीजों से बाहर निकलने का मौका आप मुझे देते हैं, बशर्ते मैं रोज मीटिंग आता रहूं, अपने अनुभव ईमानदारी से साझा करता रहूं, और आप सभी के अनुभवों को सुनता रहूं। और दोस्तों यहीं अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ, और एक बार फिर से होप पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभार। और ये दोस्तों जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं विचार, ये पूरी तरह से मेरे अपने हैं। बड़ी छोटी सी जर्नी है मेरी शराब से दूरी की और अपने ऊपर काम करते रहने की। और अगर इससे किसी को आहत किया हो, किसी के मन को दुखी किया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए, और आप सभी का आभार मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।